बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 20 MCQ करने वाले हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती चिंतन विकसित कर लेता है। यह अभिकथन सत्य है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती चिंतन विकसित कर लेता है। ये अभिकथन सत्य है। मूर्त अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है वस्तु को देख भी सकता है और उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, मतलब ये ठोस अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, कारण में दिया गया है इस अवस्था में बालक केवल अमूर्त और तार्किक अवधारणाओं पर विचार करने में सक्षम होता है जो भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र होता है। ये अमूर्त अवस्था की बात तो ये बोला गया सत्य है, लेकिन जो इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये अमूर्त अवस्था नहीं आएगा। यहाँ पे अमूर्त दिया है, ये अमूर्त अवस्था जो आएगा ये इस अवस्था के बाद आएगा, ये मूर्त के बाद आएगा अमूर्त अवस्था। ये जो कारण असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मूर्त को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मूर्त नहीं होगा, अमूर्त का होगा। और ये जो विशेषता दिया गया यहाँ पे अमूर्त में क्या होता है, इसमें जो है चिंतन करते हैं और काल्पनिक होता है। ये जो कारण असत्य हो जाएगा, कारण असत्य लेकिन असर्शन जो है अभिकथन सत्य है। किसमें दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन जो है अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है रीजन वो गलत है। अभिकथन कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर पर नैतिक निर्णय सामाजिक नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। यह अभिकथन सत्य है कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर में क्या होता है, परंपरागत स्तर पर नैतिक निर्णय सामाजिक नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। तो यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया इसमें इस स्तर पर बालक पूरी तरह से दंड और आज्ञाकारिता के माध्यम से नैतिकता को समझता है। तो ये कारण असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, दंड और आज्ञाकारिता के माध्यम से बोला गया, इसलिए जो कारण असत्य हो जाएगा। इसमें कारण असत्य लेकिन जो अभिकथन सत्य है, ए सत्य लेकिन आर गलत। ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है, अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें सिद्धांतकार दिया है और सूची 2 जिसमें उनकी सिद्धांत दिया है। सिद्धांतकार में पी है हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो हावर्ड गार्डनर ने इन्होंने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये पी का हो जाएगा 2, बहुबुद्धि का सिद्धांत। उसके बाद जो दिया है क्यों, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया है। ये क्यों का हो जाएगा ये 1, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। उसका जो दिया है आर लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ये आर का हो जाएगा ये 4, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। उसके बाद जो दिया है यहाँ पे ब्रॉन फेन ब्रेनर। तो जो है ब्रॉन फेन ब्रेनर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत दिया। तो ये हो जाएगा एस का 3, पी का 2, उसका जो है आर का 1, सॉरी क्यू का 1, और उसके बाद आर का 4 और एस का 3 है, 2 1 4 3। पी का जिसमें 2 नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1 जो है ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें दिया है अधिगम अक्षमता और सूची 2 उसमें उनकी विशेषता दिया है, जो अधिगम अक्षमता है उनकी विशेषता सूची 2 में। सूची 1 का है पी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की विशेषता क्या होता है, तो डिसलेक्सिया की विशेषता ये होता है, ये अधिगम अक्षमता है ये, तो इनकी विशेषता ये होता है पठन विकार और शब्द पहचान में समस्या। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी विकार होता है, मतलब पढ़ न पाते हैं, ये पठन संबंधी विकार और शब्द पहचानने में की समस्या। तो हो जाएगा डिसलेक्सिया का पी का 2। उसके बाद जो दिया है क्यों, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में इसमें होता है लेखन कौशल और हस्तलेखन में समस्या, लिखने में समस्या, तो ये हो जाएगा क्यों का
डिसग्राफिया का हो जाएगा ये क्यू का 4। उसके बाद आर दिया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन मतलब गणितीय गणनाओं में कठिनाई, ये आर का हो जाएगा ये 1 गणितीय गणनाओं में कठिनाई। उसके बाद दिया है डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया का क्या हो जाएगा, इनकी विशेषता ये होगा गामक कौशल और समन्वय में समस्या। गामक कौशल और समन्वय में समस्या किस में हो जाएगा, ये डिस्प्रेक्शिया का, ये हो जाएगा एस का 3, पी का 2, उसके बाद क्यू का 4 और आर का 1, एस का 3, पी का 2 जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं, बी और सी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 4, क्यू का 4 ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें पी का 2, उसके बाद क्यू का 4 है और आर का 1 और एस का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सूची 1 जिसमें दिया है मनोवैज्ञानिक संप्रदाय और सूची 2 उनकी मुख्य प्रतिपादक। इस साइड जो है सूची 1 में मनोवैज्ञानिक संप्रदाय दिया है और सूची 2 में मुख्य प्रतिपादक दिया है। पी है संरचनावाद, तो संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है, तो संरचनावाद का प्रतिपादक है विलियम वुंड, ये हो जाएगा पी का 2 विलियम वुंड। उसका जो दिया है ये क्यों व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है, जेबी वाटसन, ये क्यों का हो जाएगा ये 1 जेबी वाटसन। उसका जो दिया है आर में इसमें गेस्टाल्टवाद, तो ये जो इनके जो प्रतिपादक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद का जो प्रतिपादक है मैक्स वर्दीमर, ये हो जाएगा आर का 4 मैक्स वर्दीमर। उसका जो एस दिया है मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड, ये एस का हो जाएगा ये 3 सिगमंड फ्रायड। पी का 2, उसके बाद जो है क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3, जिसमें पी का 2 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ए और डी हट गया। उसके बाद क्यू का 1 ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का 2, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शिक्षा शास्त्र का पहलू दिया है और सूची 2 में संबंधित अवधारणा दिए हैं। पी एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 इनकी जो संबंधित अवधारणा क्या था, तो इनकी अवधारणा ये था बिना बोझ के अधिगम, बिना बोझ के अधिगम लर्निंग, ये एनसीएफ 2005 की अवधारणा थी, ये उनके उद्देश्य। पी का हो जाएगा 2, पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद क्यों दिया है आरटी 2009, आरटी 2009 का जो उद्देश्य क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, तो हो जाएगा आरटी 2009 का क्यों का 1, क्यों का 1 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया, स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आर दिया है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या है 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर उनकी संरचना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, हो जाएगा आर का ये 3। उसके बाद दो जो दिया है एस CCE, ये इसका जो उद्देश्य क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, हो जाएगा एस का ये 4, पी का 2, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 3 है और फिर एस का 4, पी का 2, उसके बाद जो है क्यू का 1, आर का 3 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को एरिक्सन के अनुसार जो है मनोसामाजिक विकास की जो अवस्था है उन अवस्थाओं को जन्म से बाद के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जन्म से बाद के जो सही क्रम है उस क्रम में अरेंज करना है मनोसामाजिक जो विकास की अवस्था है उसको, किसके अनुसार, एरिक्सन के अनुसार। इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, विकास, ये विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ये हो जाएगा पहले नंबर पे के।
उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, स्वायत्ता बनाम शर्म, तो ये हो जाएगा एल दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, पहल बनाम अपराध बोध, ये हो जाएगा एम। एम के बाद हो जाएगा ये परिश्रम बनाम हीनता, ये हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, तो ये हो जाएगा ओ लास्ट में। के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। के शुरू में जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं। के के बाद एल, के के बाद एल ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के एल एम एन ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये एम संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था हो जाता है पहले नंबर पे आ जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था के बाद आता है पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे। और पूर्व संक्रात्मक अवस्था के बाद आता है मूर्त संक्रात्मक अवस्था, ये हो जाएगा मूर्त संक्रात्मक अवस्था तीसरे नंबर पे। फिर अंत में आता है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रात्मक अवस्था या इसको बोल सकते हैं अमूर्त अवस्था, अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, तो ये हो जाएगा एन चौथे नंबर पे। मूर्त संक्रात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है ठोस वस्तु, मतलब इसमें वस्तु को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक संक्रात्मक अवस्था होता है या अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, इसमें जो है केवल चिंतन और उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, ये हो जाएगा एन लास्ट में। पहले नंबर पे हो गया संवेदी पेशी अवस्था एम, फिर दूसरे नंबर पे हो गया पूर्व संक्रात्मक अवस्था, तो हो जाएगा के। और तीसरे नंबर पे एल मूर्त संक्रात्मक अवस्था, तो हो जाएगा एल। और फिर लास्ट में हो जाएगा एन। एम के बाद के, जिस ऑप्शन में शुरू में एम नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है और डी में नहीं है। एम के बाद के ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए में हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम के बाद के बाद एल के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, बुद्धिमापन और व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एल दिया है, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र जो है मानसिक आयु बट्टे में वास्तविक आयु गुणा में 100 है। ये मानसिक आयु हो जाएगा, ये मेंटल एज अपॉन में वास्तविक आयु एक्चुअल एज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100। ये जो है IQ का सूत्र होता है मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन में एक्चुअल एज और मल्टीप्लाई 100, ये इसका सूत्र होता है। ये कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद जो दिया है कथन एम, व्यक्तित्व का ईड या ID पक्ष पूरी तरह से सुखवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये कथन एम सत्य हो जाएगा। जो व्यक्तित्व का ID जो है ईड या ID पक्ष पूरी तरह से सुखवादी सिद्धांतों पर आधारित है, यह होता है। उसके बाद कथन एन दिया है, कथन एन है, सृजनात्मक बालकों में केवल अभिसारी चिंतन पाया जाता है। ये कथन एन असत्य हो जाएगा कि जो सृजनात्मक बालक है उस बालक में अभिसारी चिंतन नहीं अपसारी चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन, इसलिए जो कथन एन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिया है इसमें भी है, ये डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कथन ओ दिया है, संयोगात्मक बुद्धि का विचार जो है डेनियल गोलमैन ने लोकप्रिय बनाया, ये कथन ओ सत्य है। कथन पी दिया है, व्यक्तिगत भिन्नता केवल आनुवांशिकता के कारण होती है, ये कथन पी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नता जो है जरूरी नहीं है कि केवल आनुवांशिकता बोलेगी, इसलिए जो कारण, ये कथन ओ ये क्या है पी असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल एम और ओ कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कथन एल दिया है, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की वकालत करती है, ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है ये सभी बच्चों के लिए है, ना कि केवल दिव्यांग बच्चों के लिए। ये कथन जो है एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात करती है, ये जो है कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है,
और ऑप्शन डी में है, ए और डी हट गया। उसके बाद कथन एम है, यह सामान्य कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो ये कथन एम सत्य है कि जो समावेशी शिक्षा में ये सामान्य कक्षा में विविधता डाइवर्सिटी का उत्सव मनाती है। तो कथन एम सत्य है। जिस ऑप्शन में एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो है कथन एन है, यह सभी बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण पद्धतियों में लचीलेपन पर जोर देती है। तो ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है, इसमें शिक्षक को प्रत्येक बालक की पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये कथन ओ भी सत्य है। कथन पी दिया है, प्रतिभाशाली बालक समावेशी शिक्षा का हिस्सा नहीं है, यह नहीं होते। तो ये कथन पी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो ये समावेशी शिक्षा है इसमें सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। ये जो कथन पी असत्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम एन और कथन ओ सत्य है। एम एन ओ सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कथन एल दिया है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार संतोषजनक परिणाम अधिगम को सुदृढ़ करते हैं। ये जो है कथन एल सत्य है कि जो थार्नडाइक के अनुसार जो प्रभाव है, प्रभाव के नियम के अनुसार संतोषजनक जो परिणाम है ये अधिगम को, जो लर्निंग है उसको और सुदृढ़ मजबूत बनाते हैं। ये कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद जो है दिया है कथन एम, इसके फोल्डिंग की अवधारणा ब्रूनर और वाइगोत्स्की से जुड़ी है। तो ये कथन एम भी सत्य है कि जो इसके फोल्डिंग की जो अवधारणा है उसको ब्रूनर और वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो ये कथन एम भी सत्य है। जिस ऑप्शन में एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी भी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत वी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया था। तो ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है, अधिगम का वक्र हमेशा सरल रेखीय होता है। ये कथन ओ असत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिया है तो इसमें ओ भी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया है, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर का अनुसरण करना प्रभावी होता है। तो ये जो कथन पी है सत्य है कि जो शिक्षण सूत्र है ये शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर का अनुसरण कराना प्रभावी होता है। तो ये कथन पी सत्य है। इसमें कथन एल एम एन और कथन पी सत्य है। ये चारों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल एम और एन और कथन पी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, किसी बालक के गत्यात्मक मोटर विकास के संदर्भ में प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास शरीर के केंद्र से परिधि या बाहर की ओर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत का ही अर्थ है, इसकी अर्थ ये होता है विकास जो होता है ये शरीर के केंद्र से परिधि या बाहर की ओर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, ब्रोन-फेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार मैक्रो सिस्टम में क्या शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज की सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं और कानून। तो जो मैक्रो सिस्टम है इसमें कौन कौन से शामिल है, इसमें जो है समाज की सांस्कृतिक मूल्य हो गया, परंपराएं हो गया और कानून शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्षेत्र जो बालक के वर्तमान स्वतंत्र प्रदर्शन और किसी कुशल मार्गदर्शक की सहायता से प्राप्त किए जा सकने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेड पी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, एक समस्यात्मक बालक प्रॉब्लम चाइल्ड के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण और केस स्टडी विधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है,
सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक कौशलों का विकास सुनिश्चित करना। ये जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्रों की संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया और मनोगत्यात्मक कौशलों का विकास सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया है, अधिगम प्रयास और त्रुटि का परिणाम। ये जो है इनकी सिद्धांत में नहीं आता है, तो ये कथन पहला असत्य हो जाएगा। जिसमें पहला कथन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, बी और डी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, अधिगम अंतर्दृष्टि या इनसाइट या अचानक सूझबूझ से होता है। ये जो है दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या है, अंतर्दृष्टि या अचानक सूझबूझ से होता है। ये दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन दिया है, कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग करके किया था। ये जो है तीसरा कथन सत्य है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कोट सही है? पहला कथन दिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, विकास एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऑप्शन डी में पहला कथन नहीं है, तो ऑप्शन डी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, विकास की दर सभी बालकों में एक समान होती है। तो ये जो है यहाँ पे बोला गया विकास की दर जो है सभी बालकों में एक समान होती है। तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो विकास की दर है सभी बालकों में समान नहीं होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है, इसलिए दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में दूसरा कथन है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो दिया है तीसरा कथन, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये तीसरा कथन सत्य है कि जो विकास प्रतिमान है उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तीसरा कथन सत्य है। इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषताओं के संबंध में सही कूट का चयन करें। पहला कथन दिया है, शिक्षण बालक की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। तो पहला कथन सही हो जाएगा, जो शिक्षण है बालक की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। तो जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। ये दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, जो शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अंतर्गत। तो ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है, पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र और अंतिम स्रोत है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के सिलेबस को ही एकमात्र और अंतिम सोर्स माना गया है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा कथन दिया है। और तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल ने।